अपने घर में बैठकर कोई आदमी लकी नहीं हो सकता। आदमी को जो उसकी स्ट्रेंथ्स है उनको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी कमियों को इम्प्रूव करने। तो आप चाहे अमेरिका में रहते हो, मैं आपकी बॉडी की एनर्जी अभी चेक करूंगा एंड आई कैन टेल यू कि आपका घर पॉजिटिव है या निगेटिव है। 90 डेज के अंदर आपकी बॉडी की एनर्जी उस जगह की एनर्जी के साथ रेजोनेट करने लगती है। हवन की तो हालत है कि अगर आप 2 महीने के लिए भी अपने घर से बाहर जाते हैं और आप लौट के आते तो आपको कराना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़े से भी टाइम कोई घर खाली रहे तो वहां पर एंटिटीज आ जाती है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कैसे न्यूमरो वास्तु काम करती है, कैसे आप अपना लक जगा सकते हैं, और ऐसे ऐसे नए नए कंसेप्ट लेके आए हो ना, मजा आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और वास्तु विजडम पे आप मेरे को कभी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, ये न्यूमेरो वास्तु होता क्या? न्यूमेरो वास्तु एक बहुत ही सिंपल टर्म है। हमको न्यूमरोलॉजी भी पता है, हमको वास्तु भी पता है। ये एक बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जिसको आप बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इंसान कर सकता है। हर आदमी को अपना मूलांक और भाग्यांक पता होता है। मूलांक का मतलब जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और भाग्यांक जो उसकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़कर बनाया जाता है। ये जो 2 नंबर्स है, ये नंबर्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही नंबर्स किन्हीं पर्टिकुलर प्लैनेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख है। अब 20 तारीख को 2 + 0 अगर हम करेंगे तो क्या आया? 2 नंबर। 2 नंबर मून का है। मून की डायरेक्शन आपके घर में नॉर्थ वेस्ट है। तो जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख है, अगर वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उस इंसान को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को वास्तु के हिसाब से प्रॉपर बैलेंस रखने की और लोगों से बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो अपने मूलांक और भाग्यांक की जो डायरेक्शंस है, उनके जो प्लैनेट्स है, उनकी डायरेक्शंस को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, वहां पे इम्बैलेंस नहीं आने देते, तो उनकी लाइफ बहुत जल्दी आसानी से बीत जाती है। ठीक है, तो मतलब जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर जो मेरा मूलांक आया है, मैं उसके प्लैनेट वाली लोकेशन को सही कर दूंगा। हाँ जी, बस बात खत्म। बाकी और चीजें देखने की जरूरत नहीं है। और चीजें डेफिनेटली हम देखते तो पूरा वास्तु है, लेकिन न्यूमेरो वास्तु का मतलब ये है कि आपके नंबर्स के साथ जो डायरेक्शंस अटैच्ड है आपके घर की, उन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है तो आपको ठीक नहीं करना है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो नहीं करनी। लेकिन सपोज कीजिए साउथ वेस्ट की बात है, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर है या 22 नंबर है या 13 नंबर है, तो वो राहु से गवर्न हो रहे हैं। राहु की डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है। तो अगर साउथ वेस्ट में उनके कोई भी इम्बैलेंस है, सपोज कीजिए उन्होंने टॉयलेट बना दिया, उन्होंने रेड या ग्रीन कलर कर दिया, उन्होंने फ्लोर लेवल को डाउन कर दिया, अगर इस तरह की कोई भी चीज है, तो उनकी लाइफ में उस आम इंसान के मुकाबले जिसके घर में प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम उसको भी आएगी, इनको ज्यादा आएगी। ठीक है, और भाग्यांक का भी यही कंसेप्ट है? भाग्यांक का भी सेम कॉन्सेप्ट है। भाग्यांक को अगर आप शब्द के हिसाब से देखें तो जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका करियर, जो आपकी पूरी लाइफ है, क्योंकि आपका जो मूलांक है वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, वो आपके लाइफ पाथ को बताता है। तो आप समझिए उसको लाइफ के सारे डोमेन्स में जो पावर मिलनी है वो भाग्यांक से मिलनी है। अब भाग्यांक किसी का अगर 7 है, टोटल करके अगर 7 आता है, 7 नंबर केतु का है, और केतु की डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो उसको उस डायरेक्शन का अगर वो ज्यादा ख्याल रखेगा तो आप समझिए उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और लक कैसे जगेगा इससे? देखिए, लक की अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो हमारी कुंडली के अंदर जो 9th हाउस होता है वो भाग्य स्थान होता है। अब 9th हाउस में कोई ना कोई राशि तो होगी, यानी साइन होगा। उस साइन का जो भी लॉर्ड है वो जिस घर में बैठ गया, उस घर से रिलेटेड एक्टिविटी अगर आप करते रहते हैं तो आपका भाग्य जगा रहेगा। ठीक है, मतलब 9th हाउस में जो भी नंबर लिखा है, हमने चार्ट दे दिया है, उसके अंदर जो उसका लॉर्ड है, उस राशि का जो भी लॉर्ड है, वो लॉर्ड आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा, अब वो जो एट्रीब्यूट है उस हाउस का, वो अगर करेगा करियर के अंदर तो अच्छा मिलेगा। बहुत आसान तरीका बताता हूँ। किसी की कुंडली के अंदर हम मानते हैं वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो 9th हाउस में उसके 4 नंबर आ गया, कर्क राशि आ गई। कर्क राशि का लॉर्ड मंगल है। मंगल मान लेते हैं 3rd हाउस में बैठ गया। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल का है। ये आदमी जितना ट्रैवल करेगा इसका भाग्य उतना ज्यादा इसका साथ देगा। ठीक है, अगर यही मून उसका 11th हाउस में बैठ गया तो जितना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कनेक्ट रहेगा, जितना सोशल एक्टिविटीज में ध्यान देगा, उतना ज्यादा इसका भाग्य इसका साथ देगा। अगर वो 10th हाउस में बैठ गया तो जितना अपनी इमेज को लेकर वो कॉन्शियस रहेगा कि उस पर दाग ना लगने दे, जितना अपने काम को
पूरे मनोयोग से करेगा। यानी उसे अगर आपने काम दिया कि 5 घंटे करना, लेकिन वो 6 घंटे लगाकर उस काम को पूरा करके आपको लाके देता है, उसका भाग्य इतनी तेजी से चमकेगा कि वो खुद भी विश्वास नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, समझ गया मैं। और क्या कर सकते हैं लक के लिए? हम अगर दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो एक नवतारा चक्र पद्धति होती है, हम उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं किसी के भी घर के इंटीरियर डेकोरेशन के टाइम पे। लेकिन ये आपके भाग्य को जगाने के लिए बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब भी आपका जन्म होता है तो आपका जो मून है, जो चंद्रमा है, वो किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है। एक आप जब भी अपनी कुंडली बनाएंगे उसके अंदर लिखा हुआ आता ही है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी कुंडली में आपका चंद्र जन्म के समय जिस नक्षत्र में था उसको लोकेट करना है। उस नक्षत्र से 27वां नक्षत्र जो भी होगा, यानी उससे ठीक पहले वाला जो नक्षत्र होगा, वो आपके लिए अति मित्र नक्षत्र का काम करता है। अब हर नक्षत्र के अपने सर्टेन सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल के साथ उनके कोई जानवर भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ ट्रीज होते हैं। आपको उसमें से कोई भी एक सिंबल पकड़ लेना है जो आपको अच्छा लगे, और उस सिंबल को आपको अपने मोबाइल पे एक्टिवेट करके रखना है, अपने लैपटॉप पे एक्टिवेट करके रखना है। आपको अपने बेड साइड पे उनका अमेजोन से मिनिएचर कोई मंगाकर आप लगा दें, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी वर्क टेबल पे रख सकते हैं, कोई उसके पोस्टर्स लगा सकते हैं। तो आपका भाग्य बहुत तेजी से जागेगा, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सिक्योर महसूस करोगे। इसकी सबसे ज्यादा पावर हमने देखी जिन लोगों के बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो पीजी में रह रहे हैं, अब वास्तु भी नहीं कर सकते, 3-4 बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो मेरे सामने इस तरह का एक इशू आया। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से डिस्कस किया कि उनकी बेटी साउथ में कहीं पढ़ रही थी, उसको किसी बहुत बड़े होटल में ज्वाइनिंग के लिए एग्जाम देना था, और वो उस समय बहुत भयंकर डिप्रेशन में चली गई, आउट ऑफ सम रीजंस। उसने कहा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं आजकल के बच्चे इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करते। आप उनको बोले आप इसका डोनेशन करो, आप ये नग पहन लो, और आप इतनी दूर आप कराओगे कि आपके पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा। वास्तु तो आप भूल ही जाओ ऐसी जगह पे। व्हाट आई डिड, मैंने उसका चार्ट देखा, उसमें से उसका नक्षत्र निकाला कि अति मित्र नक्षत्र कौन सा है। मैंने उसका सिंबल इनको बोला कि आप उसे बोलो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे इसको लगा ले, और एक पोस्टर अपने बेड साइड में लगा दे इसका। शी डिड दैट। फ्रॉम द वेरी सेकंड डे शी वाज वेरी फाइन। आप बिलीव करेंगे 400 बच्चों में से सिर्फ 17 बच्चों का हुआ, शी वाज वन ऑफ देम। तो किसी के भी भाग्य को जगाने के लिए ये इतना पावरफुल रेमेडी और इतना इजी है। दूसरा इसका जो सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन होता है वो होता है घर के इंटीरियर के टाइम पे। आप सोचिए कि कोई ऐसी फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, सबके रूम, हस्बैंड वाइफ का एक रूम हो गया, बच्चों के अलग अलग रूम्स हैं। अब वहां पर उनके पेंटिंग्स कौन सी लगनी चाहिए। अब पेंटिंग्स को लेकर आप खुद भी समझते हैं वास्तु में कितना भ्रम है। उसमें भी लोग अपनी शान दिखाते हैं कि हम मॉडर्न आर्ट लेके आए हैं, कोई एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग लेके आया है, कोई 6 करोड़ की पेंटिंग ला रहा है, कोई 10 करोड़ की ला रहा है। अब आप वो लगाकर देखते हैं, आपको समझ नहीं आता ये है क्या। तो जो भी इस तरह की पेंटिंग्स है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, यू आर नॉट एबल टू लोकेट ये बन क्या रहा है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस पर्टिकुलर जोन में लग के। तो ऐसे में अगर आपको ये सुपर क्लैरिटी मिल जाए कि ये जो मेरा बेटा है, इस बेटे का अति मित्र नक्षत्र ये है, इसके ये 4 सिंबल्स हैं, मुझे ये ही इसके रूम में लगाने हैं, इस बेटी के लिए ये वाले सिंबल्स लगाने हैं, हस्बैंड की साइड पे ये वाला सिंबल आएगा, वाइफ की साइड पे ये आएगा, इनके मोबाइल्स या लैपटॉप्स पे ये वाले सिंबल्स आने हैं, और ये वाले सिंबल्स बचाने हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं जो आपके लिए बहुत खराब है, जो इसी से पता चलते हैं। जैसे मैंने कहा अति मित्र नक्षत्र, ऐसे ही जो तीसरा नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र से जो आपका जन्म नक्षत्र है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। 7वां तो बहुत ही खराब होता है, 5वां भी अच्छा नहीं होता। तो मैं उसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आप सिंपली अगर देखेंगे आपके नक्षत्र से 3रा, 5वां और 7वां, उनके जो सिंबल्स हैं उनको हमें अवॉइड करना होता है। जो 27वां नक्षत्र है उसको तो हमको साथ में रखना है। वो तो मैं इसलिए इजीएस्ट वे में बता रहा हूं ताकि लोग एकदम से देखकर उसको अपने आप भी कर सके कुछ काम। वो बहुत आसान है कि आपने सिर्फ अपना नक्षत्र देखा और उसका 27वां नक्षत्र देख लिया कि उससे ठीक पहले कौन सा आ रहा है, और उसके सिंबल को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहें तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन निकल के आ रहा है मेरा। वास्तु के हिसाब से हर जोन में अलग अलग टाइप की मूर्तियां लगानी चाहिए। अब मेरे नक्षत्र में निकल के आया कि मुझे हिरन लगाना है, हिरन मंगलवत करता है,
और मैंने मंगल वाले जोन में लगा दिया, आपने तो कहा कि वो नक्षत्र के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट लगाना है, तो मेरा तो सब खराब हो जाएगा। देखिए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने शुरू में एक बात बोली थी कि मैं बहुत सारी लेयर्स पे काम करता हूँ। अब आपका क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रखा है। एक टाइम ऐसा था जब नीड होती थी तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी वास्तुविद के पास हम लोग जाया करते थे और उनसे अपनी समस्या लेते थे। आज हमारे मोबाइल पे लाखों की संख्या में तो वास्तु वाले, लाखों की संख्या में एस्ट्रोलॉजर हमें 24 घंटे बताने पर है। डेफिनेटली हमारी चॉइस है, तभी हम खोल कर देखते हैं, ऐसा वो जबरदस्ती नहीं बता रहे। लेकिन ये जो नॉलेज का क्रॉस हो रहा है, जो बात आपने कहा, किसी ने कहा इसको आप यहाँ लगाओ, दूसरे ने कहा नहीं तो आपके लिए बिल्कुल गलत है। अब आदमी किसको मानेगा? उसे तो नॉलेज ही नहीं है, वो आपको भी ऐसे ही मान रहा था, वो दूसरे को भी वैसे ही मान रहा है। तो जब मैं लेयर्स की बात करूं, पहले मैं एक बार आपको लेयर्स समझा देता हूं। देखिए, किसी भी एक्चुअली आई एम अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन मैन। मैंने लगभग 30 साल इस फील्ड को दिए, और इन द स्टार्टिंग आई वॉज अ कंप्लीट नॉन बिलीवर लाइक यू। मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था, आज भी मैं साइंस से रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ता हूँ जो भी लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं। तो आप सोचिए, इनको देखकर मेरे को लगता था कि यार इट इज ऑल बुलशिट, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि ये मेरा भी एक बंधन था एक तरह का, क्योंकि बंधन का मतलब मैं इस तरह से कहता हूँ कि जो हमारी कुंडली होती है, हमारा होरोस्कोप होता है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमको ऊपर से मिला है। मेरे सॉफ्टवेयर में वो सारे के योग थे कि मेरी पूरी लाइफ लगातार पढ़ने में और लगातार नई नई चीजें सीखने में ही जानी थी, और वो इसी फील्ड में होना था। तो आई वेंट इनटू दिस फील्ड। अब जब मैंने ये करना शुरू किया तो वही बात कि कोई चीज कहीं पे काम कर रही है, कहीं पे नहीं कर रही, तो आई केप्ट ऑन वर्किंग कि किस तरह से हम उस सॉल्यूशन को दे पाए। सपोज कीजिए आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं जी मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, आप इसको सॉर्ट आउट करो। आपको नहीं मतलब कि मैं एनर्जी से ठीक करता हूँ, मैं वास्तु से ठीक करता हूँ, मैं रेकी से कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी से कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है। आपका तो मतलब है यार मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने फिर और चीजों पर भी ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहली लेयर मैं आपको बताता हूँ एनर्जीज की होती है जिस जमीन पर हम लोग हैं। तो सबसे पहले जियोपैथिक स्ट्रेस चेक की जाती है। वी हैव जर्मन इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू हम बॉडी की एनर्जीज चेक करते हैं, एनवायरमेंट की एनर्जी चेक करते हैं, छत और जमीन के बीच की, और जमीन के नीचे की एनर्जीज चेक करते हैं। वो जो जियोपैथिक स्ट्रेस है वो 16 फ्लोर्स तक जाती है, आप सोचिए। और अगर वो है तो एनवायरमेंटल एनर्जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। अब बॉडी की एनर्जी हमने क्यों चेक की? क्योंकि आप जिस जगह पे भी रहते हैं 90 डेज के अंदर आपकी बॉडी की एनर्जी उस जगह की एनर्जी के साथ रेजोनेट करने लगती है। तो आप चाहे अमेरिका में रहते हो, मैं आपकी बॉडी की एनर्जी अभी चेक करूंगा एंड आई कैन टेल यू कि आपका घर पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि आप उस एनर्जी को अपने साथ में लेकर घूम रहे हो। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि जो बच्चे और जो हाउसवाइफ्स घर पर मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, या जो एल्डर पीपल होते हैं, उनके ऊपर इस चीज का कितना इंपैक्ट होता होगा अगर घर की एनर्जीज बाई चांस निगेटिव है। हम लोग तो खाली वास्तु को देख रहे हैं। ये जियोपैथिक स्ट्रेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैं इसको आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि चाइना के अंदर आज से लगभग 4000 साल पहले भी वहां पर एक कॉन्सेप्ट था कि उन्हें जहां पर भी कोई नया शहर बसाना होता था, वो लोग गायों को छोड़ देते थे, भेड़ों को छोड़ देते थे। वो लोग जहां पर रुककर टाइम स्पेंड करते थे, उस जगह पर जाकर वो सोचते थे हम यहाँ पर गांव बसाएंगे या शहर बसाएंगे। द रीजन बीइंग, ये पॉजिटिव जगह पर ही रुकते हैं। वो लोग इसको ड्रैगन ची बोला करते थे। अगर इसको साइंटिफिक टर्म्स में समझे तो अर्थ की कोर से कुछ वेरी मतलब निगेटिव वेव्स उठती रहती हैं 24 आवर्स। अब वो जब भी अंडरग्राउंड वाटर टनल्स के संपर्क में आती है तो बहुत ही ऑब्नॉक्शियस हो जाती है, बहुत ही निगेटिव हो जाती है। एक कैथ बैचलर करके एक लेडी थी, उन्होंने यूरोप में पूरी रिसर्च करी, लगभग 11,500 अपार्टमेंट्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, एंड व्हाट शी फाउंड आउट कि देर आर सर्टेन लाइन्स, अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजी, किसी को हार्टमैन लाइन बोलते हैं, किसी को ली लाइन्स बोलते हैं। वो जब जहां पर भी आपस में काटती हैं उनको नोडल पॉइंट्स बोलते हैं। तो कीथ बैचलर का जो रिसर्च था वो ये था कि आप जब सोते हैं, अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट किसी नोडल पॉइंट पे आ गया तो जिस पॉइंट पे आ रहा है उसी पार्ट का कैंसर आपको हो जाए। तो व्हाट दे फाउंड आउट कि 90% ऑफ पीपल जिनको कैंसर हुआ एंड 100% ऑफ पीपल जिनको रिलैप्स हुआ, दे आर लिविंग इन द जियोपैथिकली स्ट्रेस्ड प्लेस। और वो स्ट्रेस कितना बड़ा एरिया होता है, पूरा घर ही होता है? वो तो आप ये समझो कि एनर्जीज एक तरफ से आई और घर को पास करते हुए दूसरी तरफ को चली गई। वो कहां पर रुकेगी? कोई वाटर बॉडी आ गई, कोई नदी आ गई, कोई नाला आ गया, दैट सॉर्ट ऑफ प्लेसेस। और है क्या कि अब ये होती कैसे? तो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड एक्सकेवेशंस हैं ये इस लेवल पे कभी भी नहीं हुआ करते थे जिस समय ये वास्तु लिखा गया था। या जो इलेक्ट्रिकल पाइलॉन्स है पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं, तो आप अर्थिंग कहाँ पे दे रहे हो? जमीन में।
पूरी दुनिया का जो सीवेज सिस्टम है वो कहाँ पे जा रहा है, सारा जमीन के अंदर जा रहा है। तो अर्थ नेगेटिव नहीं होगी तो क्या होगा, टाइम के साथ ही खराब होता जा रहा है। हम लोग जब चेक करने जाते हैं हमें 100 में से 80% जगह निगेटिव ही मिलती है। वो ठीक है, हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, हम बहुत आराम से उसको ठीक कर लेते हैं, उसका एक सिस्टम है, पूरा प्रोटोकॉल है। बट ये पहली लेयर है कि जियोपैथिक स्ट्रेस को देखना, एनवायरमेंटल एनर्जीज को देखना। एनवायरमेंटल एनर्जीज को थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग सपोज कीजिए आपने कोई घर खरीदा और वो ऑलरेडी वहां पर कोई लोग पिछले 10 साल से रह रहे थे। अब वो लोग जिस तरह की बातें वहां पर करते थे, उन्होंने बहुत खुशी से अपना जीवन बिताया या बहुत परेशानी में बिताया, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर स्टोर्ड रहती है, वो वहां से जाती नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप जब वहां पर जाकर रहना शुरू कर दोगे, यू स्टार्ट रिलिविंग दोज थिंग्स। तो अगर कोई प्लेस ऐसी है जहां पर बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हुई है, तो आप सोचिए जो बाद वाला आदमी जाएगा उसके साथ क्या होने वाला है। तो तभी हवन कराया जाता है। हवन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन आप सोचिए जब आप जमीन पर रखकर हवन करते हैं तो आग की लपटें किधर को जाती हैं, ऊपर की तरफ। तो हवन इज फॉर द कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक का मतलब जो भी ऊपर की तरफ है उसको क्लीन करता है, लेकिन अर्थ की एनर्जीज को तो हवन कुछ भी नहीं कर पाता। घर वाली तो कर देता है, जो एनवायरमेंटल कर देता है। ठीक है, यू आर राइट, एनवायरमेंटल के लिए हवन कराया जाता है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि हवन की तो हालत है कि अगर आप 2 महीने के लिए भी अपने घर से बाहर जाते हैं और आप लौट के आते तो आपको कराना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़े से भी टाइम कोई घर खाली रहे तो वहां पर एंटिटीज आ जाती है। तो वो क्या है कि इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, हम लोग उस बात पे ध्यान नहीं देते। तो एम्प्टी स्पेसेस, कभी भी आपको ऐसी ऑफिस, कोई ऐसा घर अगर खरीदने जाते हैं जो कि काफी टाइम से खाली पड़ा था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को देखें कि वहां पर क्लीनिंग आप प्रॉपर तरीके से करा पाए। या कोई भी जगह खरीदने से पहले उसकी हिस्ट्री को जरूर चेक करना चाहिए। अगर वहां पर रहने वाला कोई आदमी पहले दिवालिया हो गया, या पागल हो गया, या लंबी बीमारी से मरा है, या उसका चोरियां बहुत हुई, एक्सीडेंट्स बहुत हुए, तो आपको बहुत सोच समझ के ऐसा कर लेना चाहिए किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाने के बाद। तो ये फर्स्ट लेयर है। अब आप समझ सकते हैं, मैंने अभी भी इसमें बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड लेयर पे आते हैं, जो वास्तु की बात करते हैं। अगर वैदिक वास्तु की बात करें तो 32 एंट्रेंसेस, 16 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स एंड 45 देवतास या एनर्जी पीड्स, इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको वास्तु बताता है। अब आप सबसे पहले एंट्रेंस चेक करेंगे कि हमारी ठीक है, नहीं है तो ठीक करेंगे। अपने वॉशरूम्स की, टॉयलेट्स की, स्टोर रूम, किचन, बेडरूम्स, इन सब की प्लेसमेंट देखेंगे। फिर अगर 5 एलिमेंट्स की बात करें तो आपको कलर कॉम्बिनेशंस देखने हैं। आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी बात आती है, भाई वास्तु को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो ना तो बहुत आसान है। हमको पता है कि सारी चीजें पंच महाभूत से मिलकर बनी है, यानी 5 एलिमेंट से बनी है। और वो 5 एलिमेंट्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका सारा वास्तु डिफाइन कर देता है। वो कैसे पता चलेगा? 5 एलिमेंट अपने आप में, 5 एलिमेंट हैं कौन कौन से? फायर हो गया, अर्थ हो गया, स्पेस हो गया, या मेटल हो गया। स्पेस और मेटल एक ही चीज बोली जाती है। फिर आपका वाटर एलिमेंट हो गया और एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट हो गया। ये चीजें जहां पर है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो 5 एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया। अब ये एलिमेंट्स और किस रूप में सामने आते हैं, सबसे पहले मेटल्स को पकड़ ले। फायर एलिमेंट, जहां भी आपने कॉपर का सामान रखा वहां पर फायर आ गया, जहां पर ब्रास का रखा वहां पर अर्थ आ गया, जहां पर एल्यूमिनियम रखा वहां पर वाटर आ गया, जहां पर आपने आयरन रखा हुआ है, MS रखा हुआ है, तो वहां पर आपका स्पेस एलिमेंट आ गया। जहां पर भी SS है वहां पर एयर एलिमेंट आ गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको SS और वुडन का गेट लगाना चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये इस तरह से देखते हैं। इसके बाद शेप्स आ गई। ट्रायंगल शेप फायर की चलेगी, रेक्टेंगल एयर की चलेगी, वेवी शेप वाटर की हो गई, राउंड शेप स्पेस की हो गई, और आपकी स्क्वायर्स जो है वो अर्थ एलिमेंट के। अब आपने कहा कि आपने शेप्स देख ली, आपने एलिमेंट्स खुद देख लिए, आपने उनके बैलेंसिंग कर ली। हाँ जी। अब इन सब का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो आपने अगर बैलेंस कर दिया अपने घर के अंदर तो आपकी वास्तु कंप्लीट हो गई। तो 5 एलिमेंट से मिलके एक बैलेंसिंग ये भी, और सारा फेंग शुई इसी पे काम करता है। तो आप समझो हम लोग एक तरह से फेंग शुई को भी पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसके सारे कलर, सारे मेटल्स, एवरीथिंग भी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ द ची। किस तरह से ची को एनर्जी बोलते हैं फेंग शुई के अंदर, वो किस तरह से आती है और जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो, इसके अंदर मैंने आपको 32 देवतास भी बोले थे, तो वो देवतास भी इसी तरह से पूरे घर को कवर करे हुए हैं। आपको बड़े इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ, मैंने एक घर चेक किया, वो घर बहुत अच्छा था, वो लोग बहुत रिच लोग थे, उनके घर की एंट्रेंस भी ईस्ट की वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस थी, सब कुछ था। लेकिन एक चीज पे मेरे को आश्चर्य हुआ, घर में 4 टॉयलेट थे, बड़ी कोठी थी। चारों टॉयलेट जिन देवताओं के स्थान पे आ रहे थे वो सारे लेफ्ट लेग के ऊपर थे। एक लेफ्ट थाई का था,
एक लेफ्ट नी का था, एक लेफ्ट काफ का था, एक लेफ्ट फीट का था। एंड आई वॉज शॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब मैं उनके पास बात करने गया तो मैंने बोला घर में क्या किसी को लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है? तो पता चला कि उनकी जो वाइफ थी मेरे क्लाइंट, उनके लेफ्ट लेग में बहुत टाइम से दर्द था और वो यूएस तक दिखा के आ गए थे, कोई डॉक्टर बता ही नहीं पाया था क्या है। खैर कर तो मैं भी कुछ नहीं था, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। हमने सिंपल प्रॉपर रेक्टिफिकेशन किया, एनर्जी वाइज और टॉयलेट्स का रेक्टिफिकेशन कर दिया। 1 महीने के अंदर उनका दर्द गायब हो गया। 5 साल हो चुके, अभी तक वापस नहीं आया। और ये मैं बहुत जगह देखा। एक घर को मैं देखने गया, वहां पर उनके जो एक टॉयलेट था वो उस लोकेशन पे था जो आपकी लेफ्ट रिस्ट पे आता है। तो मैंने पूछा घर में बाई कलाई में किसको दिक्कत है? घर में 6 मेंबर थे, 4 की बाई कलाई में दर्द था। अब सोचिए, पेट की प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है। हम कह देते हैं भाई पानी खराब होगा तो सबका पेट खराब है, लेकिन लेफ्ट रिस्ट में सिर्फ स्पेसिफिकली और वो रेक्टिफाई होने के बाद सबके दर्द ठीक हुए हैं। वाई एम टेलिंग यू दिस कि ये इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस पे रिसर्च की जरूरत है। मैंने काफी काम किया है कि जो हमारे 45 देवताज हैं वो सर्टेन बॉडी पार्ट्स के भी हैं, और उन बॉडी पार्ट्स पे अगर कोई भी इम्बैलेंस आ गया तो आपके वहां रहने वालों की बॉडी के उस पार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप उसको ठीक करो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। दिस इज इन लेवल 2 हो गया। ये लेवल 2 हो गया आपका वास्तु। अब आ गए हम एस्ट्रोलॉजी पे। नाउ यू नो एस्ट्रोलॉजी आपने अपने चैनल पे बहुत बार बताया है। 12 हाउसेस है, 12 साइंस है, 9 प्लेनेट है, 27 नक्षत्रास है। इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बताता है कि आपको एस्ट्रोलॉजिकली क्या करना चाहिए। मैं इससे आगे की बात करता हूँ। भाई हमने उसको देखकर बता दिया आपको ये प्लैनेट्स का डोनेशन करना है, आपको ये प्लैनेट्स के नग पहनने हैं, आपको जेम स्टोन पहनने हैं, या आपने कोई रिंग्स पहननी है, हो गया सपोज करो। हम इसके बाद देखते हैं कि आपके पॉजिटिव या निगेटिव हिट्स कौन से बने हुए हैं आपके होरोस्कोप के अंदर। इसको हम लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से देखते हैं, डिग्री वाइज। बिट डिटेलिंग कॉन्सेप्ट तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ लेयर्स यहाँ पे बता रहा था। तो उनको देखने के बाद हम लोग बॉडी के ऊपर और घर के ऊपर रेक्टिफिकेशंस कराते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में 12 के 12 साइन आपके शरीर के ऊपर है। ये आपका एरीज हो गया, ये टॉरस हो गया, ये जो आपके हाथ हैं जेमिनाई हो गए, ये कैंसर हो गया। इन दैट वे आपके जो फीट है दैट इज स्पाइसेस। तो अगर आपके होरोस्कोप में जुपिटर 9th हाउस में बैठकर 1st हाउस पे 120 डिग्री का पॉजिटिव हिट बना रहा है, मान लेते हैं, और 9th हाउस के अंदर आपके 3 नंबर साइन लिखा हुआ है, 3 नंबर इज जेमिनाई। मैंने बोला आपकी बॉडी में आपके हाथ है, आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट घर में मंदिर होना वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं है। वहां पर तांत्रिक पूजा बताई गई है, तो वहां पर कहते हैं आपको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आपके लिए पर्टिकुलर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में मंदिर बनाना बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं भी बनाते तो आप वहां पर केसर की 3 डिब्बी रख दो, या आप वहां पर धार्मिक पुस्तकें रख सकते हैं, धार्मिक पोस्टर लगा सकते हैं। आपको अपनी कलाई पर या तो केसर का टीका लगाएं, या आप एक टैटू करवा ले। जो पीटर का जो एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल है उसको येलो कलर में टैटू करवा लो। आपको परमानेंट उस पॉजिटिव हिट का इंपैक्ट मिलता रहेगा। एंड इट इज सच अ वंडरफुल थिंग कि हम जो एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट को देखते हैं उसके उपाय आपकी बॉडी पे भी कराते हैं और साइमल्टेनियस आपके घर पे भी कराते हैं, तो उससे इंपैक्ट डबल हो जाता है। आप कई बार वो उपाय ना भी कर पाओ बॉडी पे, तो आपके घर पे वो काम परमानेंट चल रहा है। और इसीलिए प्रॉब्लम आती है, जो बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक घर किसी इंसान के लिए तो बहुत अच्छा रहा, दूसरा आदमी उसमें क्या वो बर्बाद हो गया, ऐसा क्यों हुआ? जैसे ये ऑफिस है, एस्ट्रोलॉजी मतलब वास्तु के हिसाब से बेकार है, एंट्री साउथ साउथ वेस्ट की है, सबसे घटिया एंट्री है। मेरे घर की भी यही है और मेरे लिए तो पॉजिटिव है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये अब यहाँ पे आपको अपने आप ही वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि अगर आपके चार्ट के अंदर किसी भी तरह से जो 8वीं राशि है वो साउथ और साउथ वेस्ट का मतलब स्कॉर्पियो साइन हुआ, यानी 8 नंबर राशि जो होती है, तो जिसका भी, अब ये थोड़ी सी डिटेल में अगर हम चले जाएंगे कि भाई आपका 4th कस्पल सब लॉर्ड में अगर आपकी कुंडली में देखूं, वो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है अगर वो आपकी उस हाउस में बैठा है जहां 8 नंबर राशि लिखी है, तो आपका एंट्रेंस होनी ही SSW चाहिए। आप समझो, नॉर्मल वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो अब आप समझ गए लेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम नॉर्मल वास्तु से देखें तो आप बिल्कुल वर्स्ट जगह पे रह रहे हो और आपको अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। आप कह रहे हो यार मैं तो राइज ही करता जा रहा हूँ, तो क्या वास्तु गलत है? वास्तु गलत नहीं है, हमने वो सारी की सारी चीजें वहां पर देखी नहीं। और एक क्वेश्चन और है, ये जो ऑफिस है ये जिसका था उसके पास बहुत प्रॉपर्टियां थी, बहुत सारा कुछ था। अब एक टाइम पे वो बहुत बड़ा आदमी था, इसी ऑफिस से वो बहुत बड़ा बना
और उसके बाद उसका डाउनफॉल आना शुरू हुआ और फिर ये प्रॉपर्टी हमको भी मिल गई। अब इसी ऑफिस में उसको सक्सेस भी मिली, इसी में डाउनफॉल भी मिला। अगर मान के चलते हैं उसके लिए भी साउथ साउथ वेस्ट अच्छा था हाइपोथेटिकली, तभी उसको सक्सेस मिली, और फेलियर भी यहाँ पे क्यों मिला? कुंडली कैसे बदल गई? कुंडली बिल्कुल नहीं बदली। इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल है, दशाएं भी तो होती हैं। अगर किसी की 20 साल की वीनस की दशा चल रही है तो, और वो उस दशा के हिसाब से जो उसमें हिट्स थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली थी, उनका जो बेटा था बहुत होशियार था, टिल 10th क्लास वो डीपीएस में उसको स्कॉलर स्पोर्ट मिला हुआ था, इतने अच्छे थे। 11th क्लास में आते ही वो फेल हो गया, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। वो इतना एग्रेसिव हो गया कि घर में उसके हाथ में जो भी आता था उठा के मार देता था घर वालों। अकेला लड़का था, तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने बुलाया। मैं उनके घर गया, वास्तु देख रहा था, वो नक्शे देखा। अरे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आ गई प्रॉब्लम समझ। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है इसलिए उसके दिमाग में असर हुआ, इसलिए वो ऐसा। उन्होंने कहा जी ये तो टॉयलेट तब भी था जब वो स्कॉलर्स कोट पहन के घूम रहा था और हमेशा फर्स्ट आता था, अब क्या हो गया? मैंने कहा कुंडली ले आओ। तो जब उनका होरोस्कोप देखा, जिस समय उसने 10th पास करी और 11th क्लास में आया, तब उसकी जुपिटर की दशा शुरू हुई। जुपिटर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। जब तक वो उसकी दशा नहीं शुरू हुई थी, उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट ने उसे कुछ नहीं कहा। जैसे ही जुपिटर एक्टिवेट हुआ, वहां पे टॉयलेट था, उसके दिमाग पे असर आ गया और वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो जो आपने लक वाली बात करी थी कि हमको जोन्स देखने हैं, तो जो हमारी दशा चल रही है उस टाइम पे वो वाला जोन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, अब आपने वो बात सही कही, डेफिनेटली होगा। ना सिर्फ जोन इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा टेक्निकली देखना पड़ता है कि हाउसेस पे कौन से नेगेटिव हिट्स है, प्लैनेट्स पे कौन से, और वो बैलेंस करना बहुत आसान है। अब इससे आसान क्या होगा? मैंने बोला आपने सिर्फ एक केसर का टीका लगाना है। अगर आप ये भी नहीं चाहते कि मैं टैटू करवाऊं, केसर का टीका भी लगाते रहो रोज, इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकंड्स, तो आप बैलेंस करके चल रहे हो उसको। अब यहाँ पर वो बात आती है जो मैं कहता हूँ कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि हर चीज अवेलेबल है, हर आदमी न्यूमरोलॉजी के वीडियोस देख रहा है, हर आदमी वास्तु के देख रहा है, हर आदमी एस्ट्रोलॉजी के देख रहा है। फिर वो क्या, उसने सुना कि मेरे को वेस्ट में व्हाइट कलर की वॉल को क्लॉक लगानी है, उसने जाके वो क्लॉक लगा दी। फिर उसने कहा अरे मेरे को तो अपने घर का नंबर ये करना है, अब मैं क्या करूं, घर बेच दूं या चलो कुछ तो करता हूँ, कोई उपाय बताया था वो कर देता हूँ। कोई अपना नाम चेंज करके घूम रहा है, और बाय गॉड्स ग्रेस लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो वो सोचते हैं अभी हमको समझ में भी आ गया और हमने कर भी दिया। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली तो आप जानते ही हैं कि कितने उपाय सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज, जो कोई नहीं समझता, ये सारी चीजें फ्रेगमेंटेड वे में करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। रीजन क्या है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके सारे टेस्ट कराए बिना आपसे कोई बात भी नहीं करता, और टेस्ट आने के बाद सबसे पहले आपकी हिस्ट्री पूछता है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको भी हाई बीपी तो नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, आपकी कोई दवाई चल रही है किसी चीज की, आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ था। और जब हम सर दर्द होता है हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम क्या कहते हैं भाई एक सेरिडॉन दे दो, वो हमने खाई, और खाली सर दर्द होता है वो ठीक भी हो जाता है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपकी प्रॉब्लम सर दर्द जितनी है, जिसका कोई डीपर कॉज नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो न्यूमेरोलॉजिस्ट ने आपको चीज बताई वो आपने करी, आपको आराम हो जाएगा। आपने किसी एस्ट्रोलॉजी वाले ने, वास्तु वाले ने कोई उपाय बताया, आपने घर में कोई रेड मैट लगा दिया, कहोगे हाँ मेरे पास पैसे आ गए, वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तभी आएंगे जब वो प्रॉब्लम इतनी सी है। अगर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आपको सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है एडमिट भी होना पड़े, सर्जरी भी करानी पड़े, तब तक आपका दर्द ठीक नहीं होगा, तो क्या आप सोचते हैं इससे कुछ होगा? तो आर यू गेटिंग मी? ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाना हो जो आपको एनर्जी वाइज भी चेक करे कि घर की जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, एनवायरमेंटल एनर्जी कैसी है, इसका पास्ट क्या था, अगर आप इसमें रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं, क्या रिजल्ट्स रहे, वो सारी चीजें। इसके बाद वास्तुलॉजिकली पूरा चेक हो, उसका प्रॉपर ग्रिड हो, गूगल से नॉर्थ निकालकर उसकी डायरेक्शंस निकालकर। आजकल तो बहुत अच्छी एप्स आ गई हैं, मैं आप भी थोड़ी देर पहले एक देख रहा था कि आप खाली सेंटर में खड़े हो और आप हमारी ऐप है मैं वही बात कह रहा था, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड। तो मैंने इसीलिए वो मेंशन की, तो आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर उसको देख सकते हैं। तो प्रॉपर ग्रिड किया वास्तु के हिसाब से। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकली आपका चार्ट पता होना चाहिए। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बीच में। सबको पता है किचन कहाँ होनी चाहिए, आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट में, बच्चा भी बता देगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में मंगल 12th हाउस में बैठकर 6th हाउस पे 180 डिग्री का नेगेटिव हिट दे रहा है और 6th हाउस में राशि का नंबर लिखा है 12, अब 12 नंबर जो राशि है वो पाइसेस है, उसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट।
तो साउथ ईस्ट में अगर मंगल आ गया, मंगल यानी फायर, इस आदमी को रोग, रण, शत्रु और कैश क्रंच हमेशा बना रहेगा। अब इतनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पर अगली स्टेप पे गलत हो रही है तो आप बाकी चीजों को तो भूल ही जाओ ना। वो आदमी न्यूमेरोलॉजी भी देखे कि आपके मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी चेक करे कि आपके वो जो नंबर्स आए हैं वो आपके होरोस्कोप के हिसाब के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर जो हमने न्यूमेरो वास्तु की बात करी कि वो आपके उन नंबर्स के हिसाब से जो डायरेक्शंस आ रही हैं उनके चीजों को भी चेक करे। और जो मैंने आपसे नवतारा चक्र पद्धति की बात की, वो सिंबल्स आपको दिए जाएं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपसे एक चीज और बात करूंगा भृगुनंदी नाड़ी की। वो एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ शनि और वीनस के साथ कौन कौन प्लेनेट कंजंक्शन में है या उनके साथ में बैठे हैं उसी से बता देगा आपको अपना माइंडसेट क्या रखना है। तो ये सारी चीजें अगर कोई एक साथ करता है, ओनली देन यू आर एबल टू से कि हाँ कुछ हो सकता है। जब कुछ हो सकता है वाली बात कर रहा हूं मैं, भगवान से डर के। आप किसी का भाग्य कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आपका भाग्य मोमेंट टू मोमेंट आपकी चॉइसेस बना रही हैं। आपकी और मेरी चॉइस थी कि हम लोग आज यहां बैठकर एक साथ डिस्कस करें, तो हमारी जिंदगी एक दिशा में जाएगी। अगर हम में से दोनों की ये चॉइस नहीं होती, हमारी जिंदगी दूसरी दिशा में जाती, क्योंकि ये टाइम पे हम कुछ और कर रहे हो। तो एवरी मोमेंट वी आर टेकिंग द चॉइसेस विच आर मेकिंग और डिस्ट्रॉइंग अवर लाइफ। लेकिन ये जो चीज हम करते हैं, आपने बात की भाग्य को जगाने वाली, तो भाग्य जगाना इतना आसान नहीं है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एनर्जीज, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, BNN, और साथ में कौन सा आ गया, नवतारा चक्र पद्धति और एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी। लेकिन ये एक साथ ही देखे जाएंगे तो फायदा है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जब तक आप अपनी पास्ट हिस्ट्री लेकर नहीं जाते, वो आपको 10 दिन तक टेस्ट ही कराता रहेगा, क्योंकि उसका बेचारे का कसूर नहीं है। वो जब तक पूरा जानेगा ही नहीं आपको उपाय कैसे दे देगा। लेकिन आजकल उपाय से सस्ता तो कुछ है ही नहीं। सूखा नशा। सूखा नशा, बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया। हाँ। तो मैं खुद कहता हूँ भाई, मैं भी जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, मैं भी रील्स बनाता हूँ, लोग देखते हैं ना। ओनली थिंग इज वो एक लिमिट तक ही असर कर सकती है। और हमने तो फ्रेमवर्क के बारे में बात करी था। हमने कहा अपनी कुंडली देखो, ये देखो, और बेस्ड ऑन दैट ये करो, तब जाके लॉजिकली। ये सूखा नशा नहीं है। नहीं, ये तो पूरा ये एक सीरियस वर्क है। आप समझिए, सीरियस प्रोटोकॉल है पूरा, जो मैंने इतने सालों की स्टडी के बाद। कभी मैं BNN की बात करता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी की। आई हैड अ क्लाइंट इन मुंबई, उन्होंने मेरे से बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा। मैं उनका रेक्टिफिकेशन पे गया हुआ था। उनका, भारती जी मेरे को ये बताओ कि मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसका मैंने बयाना दिया, टोकन अमाउंट दिया, और उसके बाद जब मेरे को आगे जाना था, मैं 6 दिन लेट हो गया, मेरी गलती थी। अब मैं वहां गया हूं तो वो नाटक कर रहा है रजिस्ट्री करने का। लैंड बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि मैं इनको धमकी दे दूं, क्या मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो बंदा गवर्नमेंट ऑफिशियल था, तो मेरे को लगता है कि वो इसमें बहुत जल्दी से आ जाएगा। लेकिन मेरी सिस्टर और मेरे जितने दोस्त हैं वो सब मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने काम के अंदर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और इट इज नॉट गुड। तो आप मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को छोड़ देना चाहिए, या बहुत प्यार से जाना चाहिए, या धमकाना चाहिए? मैंने कहा आई कांट टेल यू, मेरे को अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली जब मैंने उनकी देखी तो उनके होरोस्कोप में जो उनका सैटर्न था, शनि को हम लोग प्रोफेशन का कारक मानते हैं, कर्म का कारक मानते हैं, तो हम काम की बात कर रहे थे उनकी। शनि उनका बैठा था मंगल और राहु के साथ। मैंने उनसे कहा एक चीज मेरे को बताओ, आप क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आपने ऑफिस में अपने काम लिया है, तो जब तक आपने गाली देकर डांटा नहीं है, आपका काम नहीं हुआ? कहा जी हमेशा ऐसे हुआ। आपको कैसे पता? मैं तो आपको कभी नहीं बताया। कह रहे जब तक मैं प्यार से बात करता रहूंगा कोई सुनता ही नहीं है, जब तक मैं उन्हें अच्छी तरह से डांटूंगा नहीं, गालियां देके, टिल देन दे डोंट लिसन टू मी। मैंने कहा आपको उससे 100% धमकी देनी चाहिए, क्योंकि आप वो लोग योग लिखवा के ला रखे हो कि जब तक वो मंगल राहु यूज नहीं होंगे साथ में, यानी जब तक एक्शन, एग्रेशन और गाली गलौज नहीं आएगा, मैंने कहा काम नहीं हुआ। राहु तो है ही अनऑर्थोडॉक्स वे टोटली। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस बात के मेरे ख्याल से 1 महीने बाद उनका मेरे पास फोन आया। आई वॉज इन दुबई, मेरे को अभी तक ध्यान है। एंड ही कॉल्ड मी कि भारती जैसा आपने कहा था उससे भी ज्यादा आसानी से काम हो गया, एक बारी कहने में। ही डिड व्हाट आई सेड। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ये एक इतनी प्यारी टेक्निक है कि जैसे किसी का वीनस मून से कनेक्ट हो गया, तो आप कह सकते हैं इसको पैसा अपनी मदर से आएगा, इसको ट्रैवल करके आएगा, इसको स्थान परिवर्तन से आएगा, इसको दूध का काम करके आएगा, पानी का काम करके आएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इतनी आसानी से चीजें रिलेट होती चली जाती हैं। और हमें क्या एक्टिविटीज करनी है, जैसे मून केयर है, वो जितनी अपने क्लाइंट्स की केयर करेगा उतना पैसा आएगा। अब यहां हम पलट गए, कहा तो हम उसे कहते तू धमकी दे के आ, किसे हम कह रहे हैं कि तू बहुत केयर कर, अगर नहीं करता। तो आप सोचिए, सारा का सारा ऑकल्ट, ये सारी की सारी हेल्प जो हम लोग करते हैं, ये आदमी को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको क्लैरिटी देने के लिए। वो कंफ्यूजन में है, वो चाहता है कि मेरे को आप क्लैरिटी दो।
तो हमारा ये काम है उसको बताना कि तेरे ये नंबर्स है, तेरे ये कलर्स है, तेरी ये डायरेक्शंस है, यहाँ पे तेरे को लॉकर बनाना, और ये हमेशा के लिए काम करनी है। जो चीजें हम बनाते हैं, मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ डेस्टिनी रिपोर्ट के नाम से, उसमें मैं सारी चीजें देता हूँ ऑनलाइन। तो आप सोचो लाइफ टाइम के लिए किसी को अपने नंबर्स पता चल जाए, अपने कलर्स पता चल जाए, और वो पता भी कैसे चले, इन सारी लेयर्स को साथ में मिला के। एज सच तो आप 150 रुपए दो, आपको 3 जन्म की अपनी रिपोर्ट मिल जाएगी। एंड ऑल दोज रिपोर्ट्स आर कंप्यूटर जनरेटेड। मैं कोई सॉफ्टवेयर कभी यूज नहीं करता, सब मैनुअल है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला आपको कि इतनी सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, उसके अंदर हमको एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ता है कि ये इंसान बना किस चीज के लिए है, और सिर्फ उस चीज के ऊपर फिर हमको पूरा फोकस करना और काम करना। आपने भाग्य जगाने की बात की थी, मैं आपसे यहाँ पर एक ऐसी चीज बताता हूँ जो मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ में डिस्कस करता हूँ, मैं सबके साथ में। क्योंकि भाग्य यानी लक की बात अगर हम करें, तो मैंने लक के ऊपर बहुत रिसर्च करी। उनकी नहीं, जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वो तो हमारे हिंदुस्तान में चला ही आ रहा है, हमारे खून में है। मैंने सारे जितने वेस्टर्न राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, जैसे एक डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन है, उन्होंने 7 साल तक रिसर्च करी, लगभग 800 लोग लिए जो एक्सट्रीमली लकी और अनलकी थे, और उन्होंने 4 मेन प्रिंसिपल्स और 12 सब प्रिंसिपल्स निकाल के रख दिए कि कोई भी इनको फॉलो करे और लकी हो जाए। तो मैंने नाम बता दिया, द लक प्रिंसिपल के नाम से किताब है, आप लोग जाकर उसको ले सकते हैं। तो वो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें जैसे एक छोटी सी बात उन्होंने कही है कि जो भी लकी लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो उन्होंने फाइंड आउट किया। अब एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब है, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोई भी आदमी, नोबडी कैन बिकम लकी बाय सिटिंग इन हिज और हर ओन होम, यानी अपने घर में बैठकर कोई आदमी लकी नहीं हो सकता। इंट्रोवर्ट होना बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है, अपने में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर लक को भूल जाओ। फिर आप ये सोचो कि मेरे को कोई बहुत अच्छा, मेरे को ब्रेक मिल जाएगा कहीं पे, उसके लिए यू नीड पीपल, यू नीड प्लेसेस, यू नीड टू गो आउट। आप समझे? तो ये एक सिंपल सा होता है, वो तो ये था। अब जैसे कई बार क्या होता है कि इसको मैं एक और चीज से रिलेट करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बेसिक नियम है कि हर हाउस का जो 12th हाउस है वो उसको निगेट करता है। हमारे यहाँ कुंडली में सबसे खतरनाक घर 8वां घर माना जाता है। 8th हाउस आ गया, आदमी कांपने लगता है, वो पीड़ा का घर है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मौत हो सकती है, डर जाता है आदमी। अब अगर 12th हाउस उसको निगेट करेगा तो 8th हाउस को निगेट कौन करेगा? 7th हाउस इज कनेक्शंस, 7th हाउस इज नेटवर्किंग, 7th हाउस इज बीइंग एक्सट्रोवर्ट, द सेम थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू। तो वो चीज भी यहाँ पर रिलेट हो गई। आप देख रहे हैं कि अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो आपको पीड़ा कम होगी। भाई कोई आपके पास आया कि भाई तेरे नाम की ना FIR हो गई, कोई भी आदमी घबरा जाएगा। लेकिन अगर वहां का कमिश्नर उसका दोस्त है या SSP उसको जानता है, उसको पीड़ा होगी। अच्छा देख लेंगे यार, झूठी होगी, मैं तो कुछ करा नहीं, निपटा लेंगे, आप ये कहोगे ना। तो एक कनेक्शन होने से आपकी वो पीड़ा जो इतनी बड़ी हो सकती थी, वो वहीं के वहीं इतनी सी रह गई। द सेम थिंग हैपेंस। ऐसे लकी होने के कुछ और फेनोमेना भी है। एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं इस पे स्टडी कर रहा था तो एक लक प्रिंसिपल के नाम से एक दूसरी किताब है जो 1972 में आई, मैक्स गुंथर की, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी। उसमें उन्होंने एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट दिया, वो कहते हैं जितने लकी लोग होते हैं वो सब पेसिमिस्ट होते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि हम सारी जिंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एफर्मेशंस और बीइंग पॉजिटिव सारा इसके ऊपर ही काम करते आए। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो। तो जब मैंने ये पढ़ा था मैं तो शॉक्ड रह गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि लकी लोग पेसिमिस्ट होते हैं, ये तो ऑप्टिमिस्ट होने चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे 2 एग्जांपल दिए 2 लोगों के, मैं नटशेल में बताऊंगा। व्हाट ही सेज कि जो आदमी पेसिमिस्ट होता है वो पहले से ही सारे के सारे मार्जिन्स क्लियर करके चलता है। मेरे को फिर याद आया, मैंने अपने ऊपर ही देखा कि जिन दिनों में ट्रेन में और बस में सफर किया करता था स्टार्टिंग में, जिस भी भीड़ वाली जगह पे मैं जाता था, मैं मान के चलता था मेरी जेब कटेगी, और मैं अपना पर्स निकालकर हमेशा आगे वाली जेब में रख लेता था, और टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस कभी नहीं कटी। मैंने सोचा मैं था तो बहुत पेसिमिस्ट, मैं मान के चलता था कटेगी, लेकिन उस चक्कर में बच गई। जैसे मैं पहले जब भी मोबाइल खरीद के लाता था, आज भी मेरे साथ ही हमेशा होता था, मैं उस मोबाइल के लगभग बराबर ही कीमत, पहले तो सस्ते आते थे, कवर लेके आता था जिससे टूटना, और वो लगाता। मेरे दोस्त मुझे गाली देते थे, कितना महंगा मोबाइल है, इतना खूबसूरत है, तो दूसरों को दिखाना होता है, तेरा तो पता ही नहीं चलता। उन्होंने यार गिरेगा टूट जाएगा, कभी नहीं टूटा, और एक आध बार गिरा तो मैं इतना पेसिमिस्ट था कि मैंने उसका इंश्योरेंस पहले करा रखा था तो वो पैसे भी पूरे वापस आ गए। तो दिस थिंग आई एक्सप्लोर्ड एट सो मेनी प्लेसेस। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से, जो लक प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं जो मैं शेयर करता, लेकिन ये कुछ एक ऐसा है जो मैं कहना चाहूंगा।
वो कहते हैं जो लकी लोग होते हैं उन्हें जैसे ही पता चलता है कि हम गलत है, ऐसा तो कोई नहीं जो गलती नहीं करता कभी, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चलता है लकी लोगों को, वो इमीडिएट स्टॉप लॉस ले लेते हैं, यानी वहीं के वहीं रुक जाते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं और रास्ता बदल के चलना शुरू कर देते हैं। ये लकी लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। और जो अनलकी होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये किसी और ने किया होगा, या इसको थोड़े दिन और रख के देख लेते हैं, थोड़े दिन और चलाते हैं, इतने पैसे खर्च कर चुके हैं, इतना टाइम खर्च हो चुका है, ऐसे कैसे छोड़ दें। दीज आर ऑल अनलकी पीपल्स मेंटेलिटी। तो इस तरह के बहुत सारे लक प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किए, विच आई शेयर विद माई क्लाइंट्स। पर्सन टू पर्सन वरी करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वरी करता है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है और कितना डीपनिंग है कि हम लोग खाली उस पर भी काम नहीं कर रहे कि खाली जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी उसी से, हम लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेस या जो बुक्स में लिखा है भाग्य को बढ़ाने के जो भी तरीके हो सकते हैं, हम उन सबको लेके चले। फाइनली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने स्टार्टिंग में बात करी थी गिफ्ट्स और डोनेशन के बारे में, तो क्या गिफ्ट्स और डोनेशन भी कुंडली बेस पे होता है? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि 8th हाउस से सब लोग डरते हैं, तो 8th हाउस की जनरली डोनेशंस कराई जाती है। यहाँ पर मैं एक बात और एक्सप्लेन कर दूं कि 8th हाउस को लेकर भी थोड़े से कंफ्यूजन्स है। 2 तरह की लाइंस चलती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कहते हैं 8th हाउस का आप जेमस्टोन पहनो क्योंकि वो वीक है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो निगेटिव है, इसको दूर करो, जो पॉजिटिव है उसको बढ़ाओ, इसकी डोनेशंस करो। आई एम विद दोस टाइप ऑफ पीपल। उसका मैं रीजन बताता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जो बताती हैं कि आदमी को जो उसकी स्ट्रेंथ्स है उनको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी कमियों को इम्प्रूव करने पे। तो क्या होगा, उसका टाइम बचेगा। तो वो सेम चीज अगर हम एस्ट्रोलॉजी पे अगर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं। हाँ, मेरे को नाम याद आ गया, मैं गैलप रिपोर्ट्स की बात कर रहा था। कॉर्पोरेट का हर इंसान उसको जानता है। तो गैलप रिपोर्ट से बताती है कि उस पर आपका एक पर्टिकुलर वो आ जाता है निकल के कि आपकी क्या क्या ट्रेट्स हैं। वो लोग हमेशा इस पे काम करते हैं कि जो आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं आप सिर्फ उनको बढ़ाने पे काम करो, जो निगेटिव है उनको छोड़ो। सेम वो अगर हम इसमें देखें तो जो निगेटिव है उनको हम डोनेट कर देते हैं, जो पॉजिटिव है उनको हम बढ़ाते हैं। तो अगर हमें कोई जेमस्टोन पहनना है तो जो आपका सबसे पॉजिटिव प्लेनेट है आपको उसका पहनना चाहिए, वो आपको एनर्जी देगा, आपके साथ रहेगा। इसको मैं ऐसे भी डिनोट करता हूँ, सपोज करो साहिल जी आपके 5 दोस्त हैं, उन 5 दोस्तों में से 2 तो ऐसे जो रात को 3 बजे भी उठ कर जाएंगे, बचे 3 ऐसे जो आपको के दोस्त हैं लेकिन पीछे बैक बाइटिंग भी करते हैं, आपको पता है। तो आप मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड करना पसंद करोगे? जो अच्छे जो 2 हैं। सेम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो आप अपने साथ हर समय किस प्लेनेट को रखना चाहोगे? जो सबसे अच्छी पोजीशन दिखा रहा है, और जो खराब वाला है उसको आप अपने से दूर करोगे। तो गिफ्ट्स जो है वो भी एक तरह की डोनेशन है। तो अगर किसी का सपोज कीजिए मैं कहता हूं मून है, तो उसको चांदी की 8th हाउस में मून है या 4 नंबर राशि है, तो उसको चांदी का सामान गिफ्ट करना चाहिए, सफेद रंग की चीजें गिफ्ट करनी चाहिए, लोगों को दूध पिलाना चाहिए। इसका हम चार्ट दे देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आपका 8th हाउस में कौन सा है और आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको प्याऊ लगानी चाहिए तो पानी चला गया। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आप इतने सॉर्टेड हो जाते हो कि किसी को तो परफ्यूम गिफ्ट्स करने हैं, किसी को परफ्यूम गिफ्ट्स में लेने हैं, उसको देना नहीं है कभी। क्योंकि अगर आपका वीनस बहुत अच्छा है चार्ट के अंदर तो आपको परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो आपने आपका जो सबसे अच्छा चीज थी वही आपने देनी शुरू कर दी, आप समझे। तो ये जनरली क्या होता है कि एक बहुत कॉमन सी चीज है कि यार गिफ्ट क्या करना है, परफ्यूम कर देते हैं। अगर आपका वीनस अच्छा था देन यू शुड नॉट। खराब है तो जरूर दो। अगर 8th हाउस में बैठा है वीनस या वीनस की राशि है तो आपको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर जो अच्छा प्लेनेट है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो गिफ्ट करने वाली चीज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर कहीं से आ भी जाती है किसी और को दे दो, रखो मत। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत सारी लर्निंग मिली। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी मजा आ गया होगा। बहुत सारे आपने एक्शनेबल चीजें बताई, बहुत सारी रिसर्चेस बताई, जिससे मेरा थोड़ा साइंटिफिक लेवल पे चीजें रिलेटेबल लगी मेरे को। थैंक यू। थैंक यू। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड जब भी हम वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।